हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। चलिए करंट डेवलपमेंट्स देखते हैं 14 दिसंबर की। दोज करंट डेवलपमेंट्स विच आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन जो करंट डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम MCQs के फॉर्मेट में देखेंगे। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस या करंट डेवलपमेंट्स में कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे आपके क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर, एंड हमारी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। The first development or the first question is the concept of outcome based budgeting. The concept of outcome based budgeting, frequently highlighted in recent government reforms, primarily aims at, आपको सिंपली बता देना है जो आपकी बजटिंग होती है, आउटकम बेस्ड बजटिंग। आउटकम बेस्ड बजटिंग, इसका प्राइमरीली एम क्या होता है ये आपने डियर स्टूडेंट्स बता देना। द प्राइमरी एम ऑफ द आउटकम बेस्ड बजटिंग डियर स्टूडेंट्स इज लिंकिंग, it links or links expenditure, outcome based budgeting जो it links expenditure with measurable performance, with measurable performance. What does that mean? ऑप्शन आपका it links expenditure with the measurable performance, उसका मतलब क्या है आपको बता देते हैं। आपको बता डियर स्टूडेंट्स, जो आपका आउटकम बेस्ड बजटिंग है ये फोकस करता है, इट फोकस फ्रॉम इनपुट बेस्ड स्पेंडिंग टू रिजल्ट्स एंड आउटकम्स, विच मीन्स जो भी आप एक बजट प्रॉपर बनाते हैं, इस बजट का प्राइमरी फोकस रहता है कि आप जितना भी बजट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस उस बजट के उस स्पेंडिंग से, जो उस बजट में जितना आपका आउटले है जो आपने स्पेंड करना है, उस स्पेंडिंग से परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई है, आउटकम क्या निकला है, आउटकम बेस्ड बजटिंग उस पर प्राइमरली फोकस करता है। आपने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, आउटकम बेस्ड बजटिंग है ये परफॉर्मेंस लिंक करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज द आउटकम और द परफॉर्मेंस क्या है, क्या हम बना पाए हैं, और कितनी जो फोकस एरिया था इस पर्टिकुलर बजट का, क्या वो सारी चीज़ें हम बना पाए, ये आउटकम बेस्ड बजटिंग से हम कर पाते हैं। ये आउटकम बेस्ड बजटिंग जो है न्यूज़ में, इस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड वन सच क्वेश्चन इज जो हम फ्रेम कर पाए यहाँ। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP एक्रोनिम है इसकी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट initiative often in news for regional economic development primarily seeks to, what one district one product initiative क्या seek करता है primarily dear students? It seeks to encourage MSME led local production. What it seeks to encourage MSME led local production। जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ये लॉन्च किया गया टू प्रमोट district specific products को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ये व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर टू बूस्ट local entrepreneurship, one to support MSMEs को सपोर्ट करना, एंड आर्टिजन्स को सपोर्ट करना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सो ईच डिस्ट्रिक्ट है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है
दैट आइडेंटिफाइज वन यूनिक प्रोडक्ट, लाइक हैंडीक्राफ्ट में, एग्री प्रोडक्ट में, जीआई आइटम कोई हो, वो प्रोडक्ट एक आइडेंटिफाई करते हैं और उसे हम प्रमोट करते हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, ठीक है। ये इंटीग्रेट करता है स्किल डेवलपमेंट को, इंटीग्रेट करता है वन स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट, एंड क्रेडिट फैसिलिटेशन। ये तीनों चीज़ें जब इंटीग्रेट हो जाती है, देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर हम एक प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं। तो इनकरेज MSME लेड प्रोडक्शन। सो आंसर टू योर क्वेश्चन, द इस वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन फ्रेम क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है? देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन दैट एग्जामिनर मे आस्क, बट वन सच क्वेश्चन इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है प्राइमरीली क्या सीख करता है? इट सीक्स टू इनकरेज MSME लेड प्रोडक्शन, ये अपने याद रखना है। सो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ODOP, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, ये आपने याद रखना है। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। डिसेंट्रलाइज्ड जब भी ना या ये वर्ड आता है, ये टर्म आ जाती है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इट मीन्स कि ये सेंटर से होके डिफरेंट लेवल्स तक सेग्रीगेट हो जाता है, स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट्स में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स, विच मीन्स कि वी आर फोकसिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे हम फोकस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में जो MSMEs है, जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं जो यूनिक हो, जिसको हम प्रमोट कर पाए, सो वी आर ट्राइंग टू ट्रिकल डाउन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट डाउन टू द ग्रास रूट लेवल, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ हम डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। So, answer to your question is C. This is how an examiner can ask you question. Another development देख लेते हैं। The another development of the December 14, which is the Forest Rights Act FRA 2006 के बारे पूछा है। Forest Rights Act 2006 recognizes the rights of forest dwelling communities over। तो आपको बता देना है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, ये रिकग्नाइज करता है राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज ओवर व्हाट, ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स प्रोडक्ट्स जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, ये रिकग्नाइज करता है राइट ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज ओवर व्हाट, ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड माइनर फॉरेस्ट टू प्रोड्यूस, ये आपने याद रखना है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ, इट रिकॉग्नाइजेज राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये भी आपने याद रखना है, एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, इनके भी ये राइट्स रिकॉग्नाइज करता है, डिवेलर्स के, ये आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये राइट्स क्या इंक्लूड करते हैं? जो रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ सर्टन कम्युनिटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, इनके कौन कौन से राइट्स इसमें इंक्लूड होते हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय द एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड पे इनके राइट्स, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड पे इनके राइट्स जो है, दीज आर मेंशन्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्ट 2006। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, लाइक बैम्बो, टेंडू लीव्स, grazing, habitation rights, etc. These are recognized by the Forest Rights Act. FRA
के बारे ये क्वेश्चन, दिस FRA was in the news, and the question that examiner may ask in the examination is the Forest Rights Act 2006 recognizes the rights of forest dwelling communities over what? Over forest land and minor forest produce. Coming to the another development, dear students, दूसरी एक development देख लेते हैं, which is the term blue economy. ये काफ़ी न्यूज़ में थी, important है. The term blue economy discussed in the context of sustainable development refers to, आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में हम आपको बता देंगे, ये भी आइडिया आपको हो. दीज आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड डेवलपमेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन. द टर्म ब्लू इकोनॉमी डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू, ब्लू इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब डिस्कस की जाती है, ये इसका मतलब क्या है, ये किसकी और इशारा करती है, रेफर क्या करती है, ये आपको बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, द ब्लू इकोनॉमी व्हेन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिंक्ड टू ओशन एंड कोस्टल रिसोर्सेज. व्हाट इट रेफर्स टू? It refers to economic activities linked to ocean and coastal resources. What? Blue economy. Dear students, blue economy refers to sustainable. It refers to sustainable use of ocean resources. Blue economy refers to sustainable use of ocean resources. For example, fisheries. For example, marine transport. For example, offshore energy. For example, coastal tourism, etc. These are the certain examples of ocean resources. Blue economy refers to the sustainable use of ocean resources. And what is the sustainable use or sustainable development, sustainable use of resources? What is the sustainable use or sustainable development? It means that the resources available with us, that we use those resources in a way that we satisfy our wants in present, and we leave the resources in a condition so that the future generations can use them and can satisfy their wants. For instance, forest एरिया है, उसको हम इस तरह से जुडिशली यूज़ करते हैं, उस फॉरेस्ट को वहाँ से टिम्बर उस क्वांटिटी में निकालते हैं, उस रेट पे निकालते हैं कि हम भी अपनी ज़रूरियात पूरी करें, नीड्स पूरी करें, लेकिन वो जंगल इस कंडीशन में बचा रहे कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, हम उस जंगल को पूरा ख़त्म नहीं करते हैं. ठीक है, दैट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. इन अ इकोनॉमिक पार्लेंस और अ टेक्निकल डेफिनेशन इज़ व्हेन वी use the economic resources in such a way that we do not satisfy our wants and we do not compromise the needs of coming generations. So this is sustainable development. And blue economy refers to sustainable use of ocean resources. It means that ocean resources, for instance, fisheries, marine transport, offshore energy, coastal tourism, these are managed, these resources, in such a way that present generations are fulfilling their needs and wants. They satisfy their needs and wants without compromising the future generations. ठीक है, we leave the infrastructure, these resources in a condition for the future generations so that the coming generations, they can fulfill or satisfy their wants. Coming to the another important development, dear students, which is the concept of mission mode project. The concept of mission mode project in public administration implies mission mode project in public administration. It implies something. What it implies, dear students? It implies mission mode project in public administration implies project with clearly defined objectives, timelines, and accountability. This is important to remember. Mission mode project
In the concept mission mode project in public administration implies a project with clearly defined objectives, timeline, and accountability. The your option project implemented through project with clearly defined objectives, timeline, and accountability. That is what we call as mission mode project. Dear students, mission mode product is your goal based. Obviously, it must be goal based, goal oriented project. It should be time bound. It must be time bound. Then we call it mission mode project. It is outcome driven project. So the example, for instance, of mission mode project is Digital India. Example, Digital India or Swachh Bharat mission. These are certain projects which are mission mode projects. By mission mode project, what do we mean? We mean that these projects are clearly defined, or the projects with clearly defined objectives, timelines, accountability. They are goal oriented, time bound, outcome driven, etc. Coming to the another development day, students. The development days. In the context of internal security, the term area domination refers to dear students, continuous security presence to deny space to militants. It means area domination. It means continuous security presence to deny space to militants, dear students. Area domination is counter. It is what it is. Counter insurgency. काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी, ये भी आपने याद रखना है. कमिंग टू द another important development, dear students. The development is National Digital Health Mission, NDHM. National Digital Health Mission primarily aims at to create a digital ecosystem for health records. National Digital Health Mission primarily aims to create a digital ecosystem for health records. It provides unique health ID. It provides unique health ID. What it does, it digitalize, as I said, it digitalize health records. What it does, it enables seamless health access. Okay. Coming to the another important development, dear students, which is the concept of carbon neutrality. Carbon neutrality, often cited in climate commitments, means. The question asked you about the concept of carbon neutrality and what is the meaning of carbon neutrality. Dear students, carbon neutrality, it means net zero carbon emission. It means net zero carbon emission through reduction and offsetting. What does carbon neutrality means?
dear students, carbon neutrality means net zero carbon emission through reduction and offsetting. Dear students, carbon neutrality means emission released and carbon neutrality, it means emission released should be equal to emission absorbed or offset. It is carbon neutrality in simple terms. The student, India has committed to reach to the net zero carbon neutrality by 2070. 2070 वो साल है, वो डेडलाइन है जहाँ तक इंडिया कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो कार्बन इमिशन थ्रू रिडक्शन और ऑफसेटिंग 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन इमिशन को कार्बन एब्जॉर्प्शन, कार्बन रिलीज्ड एंड को कार्बन इमिशन एब्जॉर्प्शन के साथ हम बराबर करेंगे, नेट जीरो पे आ जाएंगे by the year 2070. This was the development important for your examination. Coming to the another important development. The development is the term demographic dividend. Refers to demographic dividend. Dear students, it refers to economic growth potential due to a large working age production. Economic demographic dividend refers to the economic potential due to a large working age population. When you have population, dear students, and total population, out of this particular total population, your good percentage is working population. Working population, and working population की age क्या है? 15 to 59 or 60. 15 to 59 is your 15 to 60 मान लिख लें to avoid confusion. 15 to 60 is your working population. और इस working population में अगर आपकी अच्छी खासी percentage 60%, 65% लोग हैं जो काम कर सकते हैं, हम उनमें क्या देखते हैं? इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं. दैट दिस पॉपुलेशन कैन बी यूज्ड as a human resources for economic growth because they have the potential when this population is channelized, instrumentalized in a proper way by providing them the avenues, opportunities to contribute in the growth of a particular economy, in our case, for instance, India. Right? Then we call that, when we see a working population, a large working population as a potential of economic growth, we call that economic dividend. We call that, demographic dividend. Okay, the answer to this question is option C. The another development, dear students, is the public distribution system in India primarily aims at PDS. India में primarily aims at, dear students, it aims to ensure food security to vulnerable sections. To ensure food security to vulnerable sections. PDS, public distribution systems, dear students, operates under, dear students, it operates under National Food Security Act, NFSA 2013. NFSA, National NAFSA, Food Security National Act 2013. The key objectives of this PDS is food security, food security, nutritional support, price stability, It includes priority. Dear students, the population segment which these PDS includes are AAY
or they categorize, the people are categorized as AY, those who are below poverty line, AY, PHH, priority household. So these groups are taken care of for providing food security, nutritional support, and